everyone, hi guys, I welcome you all on behalf of defensepedia.in। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, सो फ्रीडम स्ट्रगल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है हमारी इंडियन हिस्ट्री का। और आप सभी बच्चों को मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि फ्रीडम स्ट्रगल की जब भी हम बात कर रहे हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने पिछली क्लास में कवर किया था मॉडरेट्स का फेज। मॉडरेट जब एकदम शुरुआती कांग्रेस बनी थी तो शुरुआती कांग्रेस का समय उसको मॉडरेट का फेज कहा जाता था। उदारवादी नेता हुआ करते थे, वो अंग्रेजों पे पूरा भरोसा रखते थे, अंग्रेजों की कही हुई चीजों को वो माना करते थे। बट धीरे धीरे जो हमारा कांग्रेस था उसमें एक तरह का विचारधारा में बदलाव आया। अब एक नया फेज शुरू होता है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, गरम दल। अब ये जो गरम दल के नेता हुआ करते थे, आप देख पा रहे हो कि यहाँ के 3 महान नेताओं की मैंने यहाँ पे फोटो लगा के रखी है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से ये जाना जाते थे। और कई बार आप औरबिंदो घोष का नाम आप सुनेंगे। इन नेताओं ने पॉलिसी, अपनी लड़ने की शैली को, अपनी लड़ने की पद्धति को चेंज किया। और जो चीज चेंज करी उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज में सीधा ग्राउंड पर फाइट होने वाली बात होनी थी। अब नया जो पॉलिसी आई थी गाइस, उसमें क्या था इंपॉर्टेंट? नई पॉलिसी में अंग्रेजों के साथ पूरा 1 to 1 की लड़ाई थी। अंग्रेजों के साथ यह सोच के लड़ रहे थे, इस चीज को सोच के लड़ रहे थे कि जब देश मेरा है तो मैं कानून किसी और का क्यों मानूं। जब देश मेरा है तो मैं कानून क्यों किसी और का मानूं। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन इंडियन हिस्ट्री। ये 1907 के लगभग शुरू होता है और ये चलता है तब तक जब तक गांधी जी वापस नहीं आ जाते। आप 1915 के फेज तक मानोगे। गांधी जी के आ जाने के बाद से जो हमारी शैली थी उसे हम गांधीयन एरा कहते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में सब कुछ गांधी जी के हिसाब से चलने लगा था और उसको गांधीयन एरा कहा जाता है। तो गाइस, गांधीयन एरा के पहले भारत में जिस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल को किया गया, हम इसे कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो गाइस, आप में से जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आके ज्वाइन किए हो, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। मैं आपका मेंटर रहूंगा आपकी पूरी की पूरी तैयारी के लिए। मैं खुद एक XNDA हूं, 118th कोर्स 2007 बैच। मैंने क्वालिफाई किया है NDA 2 2006। और आप में से किसी भी बच्चे को डिफेंस के किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। आपको मेरी टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहां से भी आप पहुंच सकते हो। मेरा खुद का एक चैनल और ऐप है गाइस, जिसका नाम है defensepedia.in। ऐप की लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको बहुत सारे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए भी मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे पेपर मॉक टेस्ट आपको पेड में भी मिल जाएंगे। आपकी तैयारी करना है जिस भी चीज के लिए, आपको NCERT की बुक, सब कुछ मेरे ऐप पर मिल जाएगा अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो। फ्री हिस्ट्री की क्लासेस भी हैं इसके ऊपर ना। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट का फेस जो शुरू हुआ, उसकी जो नींव रखी गई, उस टाइम को कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। पहले मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखें और ये टाइम नोट करें स्वदेशी मूवमेंट का। 1903 से लेकर 1908 तक का ये समय था। हिंदुस्तानियों के अंदर नया एक तरह का उमंग चलाया गया कि जब देश हमारा है तो हमें अपने कल्चर को चेरिश करना चाहिए, हमें अपने कल्चर को याद करके खुश होना चाहिए। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखोगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पीरियड था। इसमें लोगों ने इकोनॉमिक स्वदेशी की बातें करना शुरू किया। इकोनॉमिक स्वदेशी का मतलब कि जो हमारा पैसा है वो हमारे देश से बाहर ना जाए। आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिएगा कि कृष्ण कुमार मित्रा का एक न्यूज़पेपर है जो कि बहुत ही फेमस था उस वक्त, संजीवनी नाम से। इन्होंने नेशनल एजुकेशन के बारे में बताया कि हमें अपने देश का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए, और इकोनॉमिक स्वदेशी की बात बताई कि हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। ये न्यूज़पेपर कृष्ण कुमार मित्रा जी का संजीवनी आपको याद रहना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था इस वक्त का।
सारे बच्चे यहां पे याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने इस मूवमेंट को कहा है बहिष्कार युग। यहां पर हमें बॉयकॉट करना सिखाया है कि वो सारी चीजें जो हमारी नहीं है उन्हें हमें छोड़ देना है। अगला पॉइंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस मूवमेंट को प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट कहा है। प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट से क्या मतलब है? इस मूवमेंट को कहा है कि हमारे देश का जो आम हम नागरिक है या जो हमारे देश का साड़ी बनाने वाला है या हमारे देश का कोई कारीगर है, हमें उसे पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए रादर देन कि हम किसी विदेश की कुछ सामान को, विदेश की चीजों को यहां लाएं। स्वदेशी मूवमेंट को याद रखिएगा, हमारे देश का ऑर्गेनाइज्ड पहला रिवोल्ट था। इसे नर्सरी ऑफ रिवोल्ट इन इंडिया भी कहा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट को बड़े व्यापक तौर पे किया गया और आने वाले रिवोल्ट की इंस्पिरेशन यहां से ली गई। आने वाला जो भी हमारा विद्रोह होना था उसकी इंस्पिरेशन हमारी स्वदेशी मूवमेंट से ली गई थी। अगला पॉइंट, क्या बड़ी चीज हुई? बहुत एक बड़ी सी चीज होती है हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो आप लोगों को यहां पर याद रखने वाला फैक्टर है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। कब होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल? 16 अक्टूबर 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय कौन थे वाइसरॉय? ये थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। अब यहां पर याद रखना है कि बंगाल का पार्टीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता क्यों है। एक बहुत ही फेमस सेइंग थी उस जमाने की कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल इतना आगे चल रहा था कि जो बंगाल आज सोच रहा है वो इंडिया एक दिन बाद सोचता था। दूसरी चीज, आप जनरली देखोगे कि उस जमाने में जो हमारे देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग था वो आपको पता चलेगा कि वो बंगाल से ही आता था। अब बड़ी बात क्या है यहां पर? बड़ी बात यहां पर यह होती है कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा ही राज्य था। आज का आप समझ लीजिए वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट झारखंड बिहार का, कुछ पार्ट असम का, बहुत बड़ा पार्ट बांग्लादेश का। ये सारी की सारी चीजें उस जमाने में हम मानते थे कि ये सारा का सारा पार्ट बनता है उस जमाने का बंगाल। अब यहां पर ये याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य होने के कारण हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, पर असलियत ये नहीं थी। असलियत क्या थी? असलियत इसकी ये थी कि बंगाल में क्रांति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके कारण बंगाल को डिवाइड किया गया हिंदू और मुसलमानों के नाम पर। जो ईस्ट बंगाल था उस ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी और जो वेस्ट वाला पार्ट था उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो आप ये याद रखिएगा कि इसको जातिगत आधार पे डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है। द आइडिया ऑफ यूजिंग द बंगाल पार्टीशन एज अ पॉलिटिकल टूल टू अंडरमाइन द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसके लिए ये याद रखिएगा कि पार्टीशन करने का मेन इंटेंट ये था कि नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद बढ़ता चला जा रहा था, उस राष्ट्रवाद को कम करना था। आप सभी बच्चों को कोई डाउट होगा तो जरूर इस पे कमेंट बॉक्स पे आप डालेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा गाइस कि मुस्लिम जो अब यहां इस वक्त भारत का था, वो मुस्लिम ये चाहता था कि खुद की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन भी हो। जो ज्यादातर मुसलमान उस वक्त के थे वो ये समझते थे कि कांग्रेस एक पार्टी जो है वो पूरा का पूरा भारत रिप्रेजेंट नहीं करती है, खासकर मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, और इसीलिए एक और सेपरेट पार्टी बनाई गई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका फॉर्मेशन होता है 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई जाती है, जिसको मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। कहां बनाई गई? ये बनाई जाती है ढाका। ढाका आज का बांग्लादेश है। किस किस ने बनाया था, मतलब जो मेजर रोल प्ले किया था, याद रखिएगा कौन थे। सबसे पहला नाम ख्वाजा सलीमुल्लाह का नाम याद रखिएगा, ख्वाजा सलीमुल्लाह। और इसके जो फर्स्ट ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सर सुल्तान मोहम्मद शाह, पॉपुलरली नोन एज आगा खान। सभी बच्चों को यहां पर ये दो नाम, वैसे तो सारे नाम याद रखिएगा, बट इसमें यहां पे दो नाम आप लोगों को खासकर याद रखना है। नवाब सलीमुल्लाह या जिनको ख्वाजा सलीमुल्लाह कहते हैं उनका नाम, और
अगला नाम याद रखना है सर सुल्तान मोहम्मद शाह का। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है? फटाफट बताइए, क्या सभी बच्चों को यहां पर ये बात क्लियर हो गई है? ये दोनों नाम याद रखिएगा और खासकर इस बात का याद रखिएगा कि बांग्लादेश ढाका में बनाई गई थी मुस्लिम लीग। आज मुस्लिम लीग केवल और केवल पाकिस्तान में बची है। सो ये याद रखने वाला एक फैक्टर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अब आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे कि टेक्निकली एक्सट्रीमिस्ट फेज यहां से शुरू होता है सूरत सेशन से। अब सूरत सेशन में हुआ क्या? सूरत सेशन में याद रखिएगा कि जो दो धड़े थे कांग्रेस के, गरम दल और नरम दल, इनके बीच में जो शुरू से चलती आ रही परेशानी थी, जो दोनों के बीच में चलती आ रही बहुत समय से लड़ाई थी, वो पूरी खुल के आ गई, सामने आ गई। लड़ाई कैसे चलती आ रही थी? आप सभी बच्चों को याद रखना है कि 1905 में गोखले प्रेसिडेंट थे और इन्होंने स्वराज की मांग करी पहली बार। दादा भाई नौरोजी ने इनको ओपनली नए मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में ही बोल दिया था स्वराज का, बट ये स्वराज के लिए रिजोल्यूशन पास नहीं कर रहे थे। अब 1907 के सेशन में क्या होता है? अब याद रखिएगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने मांग किया कि पूरा का पूरा रिजोल्यूशन पास किया जाए स्वराज का। मतलब स्वराज को यह कहा जाए कि स्वराज हमारा राइट है और इसके लिए हम लड़ेंगे। इस चीज पे सभी कांग्रेसी एक मत हो जाएं। तो इस चीज पर एक मत नहीं हो रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, इस पर भी एक मत नहीं हो पाया। अब याद रखिएगा गाइस कि मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया रास बिहारी घोष को और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसी के थ्रू शुरू होता है नया सेशन, नया दौर, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। रास बिहारी घोष को नहीं सपोर्ट कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट और उन्होंने वॉकआउट किया। बहुत सारी कहानियां हैं कि झगड़े भी हुए थे, बट अब इसके बाद कांग्रेस ज्यादातर गरम दल के हिसाब से चलने लगी थी। आप याद रखिए कि खुल के शुरू हो गया स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था 1903 से, वो बहुत खुल के अब एक्सट्रीमिस्ट अपने हिसाब से चला रहे थे। पर 1908 आते आते ये एक्सट्रीमिस्ट का जो स्वदेशी मूवमेंट था वो थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लग गया और फीका पड़ने के कारण थोड़ा सा क्लैरिटी कम हो गई कि एक्चुअली देश को चलाएंगे कैसे, ये लड़ाई कैसे होगी, आगे हम इसको लेकर कैसे जाएंगे। गाइस ध्यान से देखिएगा कि कौन इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहलाते थे और कौन से मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में याद रखिएगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष, ये होते थे गरम दल के नेता। उदारवादी नेता कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, ये होते थे आपके मॉडरेट्स के लीडर। अब गाइस देखो, भारत को डिवाइड करने के लिए जो बहुत एक खास चीज आती है उसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको कई बार हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का भारत की जो अखंडता थी, मैं भौतिक अखंडता की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योग्राफिकल नहीं, जो कल्चरल टुगेदरनेस था उसको तोड़ने की बहुत बड़ी कोशिश की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू। ठीक है, कैसे की गई ध्यान से देखिएगा गाइस। सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा कि पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया। एक तरह का रिजर्वेशन है, ये एक तरह का रिजर्वेशन है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। और ये रिजर्वेशन किस तरह का था आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा। जहां पर भी मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस जगह को सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम घोषित की गई। मैं फिर से बता रहा हूं गाइस, क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट? ये पहली बार मुसलमानों के लिए आया था। कब आया था? ये आया था 1909 में। ठीक है, तुम सभी बच्चे यहां पर याद रखोगे। अब इसकी खास बात क्या थी? रिजर्वेशन तो छोटा वर्ड हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था, जिस भी जगह की मेजॉरिटी मैक्सिमम मुस्लिम्स की होगी उस जगह को आप सेपरेट इलेक्टोरेट घोषित कर देते थे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट घोषित करने के लिए का मतलब क्या है कि अब इनका रिप्रेजेंटेटिव
एक सिर्फ मुस्लिम ही होगा और केवल मुसलमान ही वोट करेंगे। देखो, रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मुस्लिम हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आप ये कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे तो मतलब इसका ये हुआ कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो अगर वहां रह रहे हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि दे विल लूज ऑल देयर राइट। वो राइट टू वोट ही अगर खत्म हो गया तो फिर तो उनके पास कोई चीज रही नहीं गई अपना कहने के लिए। सभी बच्चे इस बात को समझ लो, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा गाइस। पॉज करके वापस जाकर इसको ठीक से समझ लो। सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरह का रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन कैसा था? ये मुसलमानों के लिए आया था 1909 में। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखोगे। और इसमें क्या बोला गया था कि जहां कहीं पे भी पॉपुलेशन मुसलमानों की ज्यादा होगी वहां का रिप्रेजेंटेटिव एक मुस्लिम ही होगा और केवल मुसलमान ही वोट करेंगे। मैंने 1909 में बोला है आपको मुस्लिम्स के लिए, मैं यही 1919 में बोलूंगा आपको कि यही सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ गया था सिखों के लिए, पारसियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। याद रखिएगा, यही सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ गया था सिख, पारसी, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है गाइस? आप सभी बच्चे यहां पर याद रखोगे, ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि लॉर्ड मिंटो इस वक्त के वाइसरॉय थे। आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो ने पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को ऐड किया। मतलब पहली बार कोई भारतीय आया यहां पर हमारे साथ, मतलब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कि पहली बार कोई भारतीय वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आया ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का कल्याण हो सके। याद रखिएगा, एक बहुत इवेंट है ये बड़ा कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कोई भारतीय आया था, वो था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आई होप आप सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट एक बहुत जरूरी पॉइंट है और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का आना एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नाउ अब आप सभी बच्चे यहां पर देखेंगे कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाती है और 6 साल की जेल हो जाती है। आप सभी बच्चे यहां पर इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा, इनको जेल हो जाती है मांडले की 1908 से 1914 तक। और जब ये वापस आते हैं तो इनको पता चलता है कि यार अब वो लड़ाई में जोश नहीं रह गया, किसी को आजादी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। नोबडी इज वरीड टू मच। अब याद रखिएगा गाइस, इसी वक्त भारतीय राजनीति के चित्रपटल पे एनी बेसेंट आती हैं और एनी बेसेंट ने नया जोश भर दिया था हमारे जो उस वक्त के क्रांतिकारी थे उनके लिए। एनी बेसेंट वैसे तो एक आयरिश मूल की महिला थी, बट मतलब सिटीजन ब्रिटिशर थी। याद रखिएगा गाइस, इन्होंने सपोर्ट किया था आयरिश होम रूल का और इसीलिए इन्होंने इंडिया में भी होम रूल का बढ़ चढ़कर इन्होंने प्रचार किया। होम रूल आप समझ लो डोमिनियन स्टेटस टाइप का। इस वक्त एनी बेसेंट ने क्या डिक्लेयर किया गाइस? एनी बेसेंट ने डिक्लेयर किया कि इंग्लैंड नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। आप सभी बच्चों को याद रखना है कि जब मैं 1914 की बात कर रहा हूं तो इस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा और वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को हमारी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। याद रखिएगा गाइस, इसी चीज को एनी बेसेंट ने कहा कि इंग्लैंड्स नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर नोट कर डालें। अगला पॉइंट क्या होता है गाइस? आप लोगों को याद रखना है कि तिलक समझ गए थे कि नया नेशनलिस्ट एजेंडा जो कि एनी बेसेंट बता रही हैं इसी तरीके से किया जा सकता है। अब शुरू होता है नया एक और रिवोल्ट जिसको हम कहते हैं होम रूल मूवमेंट। सारे बच्चे यहां पर देखेंगे होम रूल मूवमेंट शुरू होता है।
दो होम रूल लीग बनाई गई। होम रूल लीग मतलब दो ग्रुप्स बनाए गए जो कि होम रूल के लिए लड़ेंगे। पहला ग्रुप था एनी बीसेंट का, आप सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे, एनी बीसेंट का था, जो कि पहला ग्रुप जो था वो पहला बनाया गया तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि उन्होंने बनाया अप्रैल 1916 में बेलगाम में। बेलगाम में पहला होम रूल का लीग, पहला ग्रुप बनाया गया। इंडियन होम रूल लीग 1916 में बनाया बेलगाम में बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आप एनडीए 2 2018 चेक करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसने पहला होम रूल लीग बनाया, आप चेक करिएगा, आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। इसके ठीक 3 महीने बाद आप सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे कि एनी बीसेंट ने अगला होम रूल लीग बनाया। अगला होम रूल बनता है सितंबर 1916 को मद्रास में, पहला बेलगाम में, दूसरा मद्रास में। ये एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, बट ये इंटरफेयर नहीं करते थे। एक दूसरे को सपोर्ट था, बट एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि परेशान कर रहे हो, एक दूसरे के लिए कटाक्ष कर रहे हैं। अब यहां पर याद रखोगे गाइस कि बाल गंगाधर तिलक का क्या क्या एरिया था। पूरा महाराष्ट्र में काम किया था एक्सेप्ट बॉम्बे, पूरे महाराष्ट्र में था पर एक्सेप्ट बॉम्बे। फिर कर्नाटक में बेराड, सेंट्रल प्रोविंस, सब जगह ही कौन कर रहा था, सब जगह कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। बीसेंट का जो लीग था वो बात कर रहा था पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में। अगला पॉइंट आप सभी बच्चे यहां पर याद रखिएगा कि जो तिलक का होम रूल लीग था, तिलक का होम रूल लीग, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली बनता है। ये दोनों की दोनों आपस में एक साथ काम कर रहे थे, बट ये दोनों को कभी भी मर्ज नहीं किया गया, ये दोनों ने कभी भी एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं दी। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या मेरे बच्चों, याद रखिएगा सिग्निफिकेंस क्या था, होम रूल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिएगा। बहुत सारी मैनी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस मुस्लिम लीग दे ज्वाइंड हेड टुगेदर, इन्होंने हाथ साथ में मिलाया। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बैप्टिस्टा, जीएस खरपड़े, सुब्रमण्यम अय्यर इसके मेंबर्स थे। मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट सब साथ में आ गए मुस्लिम लीग और एक साथ एक फ्रंट पे लड़ने को तैयार हो गए थे। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट, बड़ा पॉइंट क्या है गाइस, लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, ये बहुत जरूरी फैक्टर है गाइस। लखनऊ का सेशन होता है, लखनऊ का सेशन लीड कर रहे थे अंबिका चरण मजुमदार, और इस सेशन में क्या किया गया, क्या डिसाइड किया गया, पहली बार लखनऊ जो पैक्ट साइन होता है, लखनऊ पैक्ट में हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी के लिए, हिंदू और मुसलमानों ने साथ लड़ने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया हैंड्स कि अब हम साथ में लड़ेंगे। शॉर्ट लिव्ड था पर था, पहली बार था। इसके साथ साथ एक और चीज होती है जिसको कहते हैं लखनऊ मर्जर। लखनऊ मर्जर में तुम सभी बच्चे यहां पे लिखोगे कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे ये भी साथ में आ गए, ये भी साथ में आ गए। अब आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। यहां पर जो अगला मूवमेंट होता वो बहुत ही बड़े स्तर पे हो सकता था, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान साथ में आ गए थे। आप सभी बच्चों को याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर खत्म होता है हमारा कौन सा पार्ट, हमारा खत्म होता है एक्सट्रीमिस्ट एरा। अब मैं आप सभी बच्चों से बता देना चाहता हूं कि 9 जनवरी, अपन ने ये कवर किया हुआ है ये पार्ट, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं, गांधी जी वापस आते हैं, और यहां से मतलब 1915 से 1948 तक का पीरियड, इसको हम गांधीयन एरा कहते हैं, गांधीयन एरा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, गांधीयन एरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सभी बच्चे पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से आइए, साथ में इसको पढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं, एंड देन वी विल हैव कि गांधीयन एरा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसको 3 क्लासेस में कवर करेंगे, और जिस भी बच्चे के पास कहीं कोई डाउट हो आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने चैनल का लिंक, मेरी जो अगर टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको सीधे दे रखा है, आप सीधे जाकर बात कर सकते हो मेरे से 1-to-1। दूसरा, defensepedia.in मेरा ऐप है जिसमें आप बची हुई हिस्ट्री की सारी क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून, जय हिंद।